नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है नाफरमानी पर चलेगा डंडा। बीजेपी में फिर पुराना फंडा। नाफरमानी यानी अनुशासनहीनता, बात को न मानना, और यही वजह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी भी मानी जाती है शुरू से, आरंभ से। लेकिन अभी वो क्यों चिंतित है अनुशासन को लेकर, क्या वजह है, ये तो हम डिबेट में बात करेंगे। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। ये तस्वीर बताती है कि हेमंत काल में बीजेपी पार्टी की इमेज को लेकर ज्यादा सजग और सतर्क है। इंदौर की विधानसभा नंबर 3 से विधायक गोलू शुक्ला के बहाने संगठन नेताओं के बाद व्यवहार को लेकर सख्त संदेश दे रहा है। बेटे रुद्राक्ष के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारियों से विवाद के मामले पर संगठन ने शुक्ला को फटकार लगाई। दरअसल मंगलवार को गोलू शुक्ला ने सवाल के जवाब में कहा था कि वो बेटे के साथ हैं। इस बयान के बाद गोलू शुक्ला को संगठन ने तलब किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने गोलू शुक्ला के बयान पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी इसको पार्टी के अनुशासन से जोड़कर देख रही है। देखिए, संवाद संपर्क ये भारतीय जनता पार्टी की एक तय पद्धति है। कार्यकर्ता अपने नेतृत्व से निरंतर मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं और विभिन्न विषयों पर संवाद होता है। सदैव हमारे नेतृत्व की ऐसी मंशा होती है कि हमारा कार्य व्यवहार, हमारा व्यवहार समाज में ऐसा हो जो जनता को प्रेरित करे, चाहे परिजन हो या हम। इसलिए सदैव हम सब की ये हमारे जनप्रतिनिधियों की भी ये भावना है कि हमारे भाव से किसी को ठेस नहीं हो और उसका हम सब अनुसरण करते हैं। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार को गोलू शुक्ला समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे थे। बेटा रुद्राक्ष भी उनके साथ था। आरोप है कि उनका बेटा रुद्राक्ष जबरन गर्भगृह में घुस गया। इस दौरान जब मंदिर कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो रुद्राक्ष ने धमकी दी। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे। कांग्रेस बेलगाम हो रहे बीजेपी नेताओं के बहाने चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े करते हुए तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, ये कार्रवाई करेंगे नहीं। केवल जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, सांसद बन गई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब बहुत बुरा लगा उन्हें, जो है क्या विजय शाह पर कोई कार्रवाई हुई है। गोलू शुक्ला के लड़के ने पहले जो है माँ के दरबार का अपमान किया, उसके बाद अब महाकाल का अपमान, महाकाल में घुस गया। तो ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम धर्मनिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, धार्मिक परंपराओं को जो है हम स्थापित कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त में कई बीजेपी नेताओं के मामले सुर्खियों में रहे। भिंड में मेहगांव मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा के नैतिकता के आधार पर दिए गए इस्तीफे को पार्टी ने स्वीकार किया। उन पर बीईओ ने गंभीर आरोप लगाए थे। तो भिंड के ही युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा को अनुशासनहीनता के आरोप में पद से हटाया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी अब पुराने फंडे पर लौटने जा रही है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डिसिप्लिन के लिए पहचानी जाती है और यही वजह है कि जनसंघ से लेकर बीजेपी तक अगर आप आते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे भी हैं। छोटे नेता या मझोले नेता, उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो राष्ट्रीय स्तर का चेहरा रहे, उन नेताओं पर भी अनुशासन की कार्रवाई हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी का संविधान ये कहता है कि पार्टी संगठन सर्वोपरि है, उससे उच्च स्थान देश का है और इन दोनों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी ये भी मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, वो संगठन को सामने रखकर आगे बढ़ती है। इसीलिए अनेक अवसरों पर बीजेपी चौंकाती है। लेकिन बीते कुछ समय बल्कि जैसे जैसे सत्ता में मध्य प्रदेश में और केंद्र में उसकी भागीदारी बढ़ी है, सत्ता की जो तथाकथित अनिवार्य बुराइयां होती हैं, बीजेपी भी उनसे अछूती नहीं है। और रीसेंट पास्ट में मध्य प्रदेश में कई ऐसे बयान, कई नेताओं की ऐसी कारगुजारियां सामने आई हैं जिन्होंने पार्टी को निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति की तरफ धकेल दिया है जहां वो अपने को असहज पाती है। सवाल उठते हैं और बीजेपी के पास ये कहने के लिए कठिनाई होती है कि इस पर हम क्या अप्रोच लेकर चलते हैं। संघ की
एक बैठक का जिक्र बीते कुछ महीनों से हो रहा है जिसमें बीजेपी के साथ ये चर्चा बड़ी मजबूती से हुई है कि अब संगठन में हमारे यहाँ से जो लोग यानी संघ से आएंगे, हमारे जो प्रचारक, वो अनुशासन और पार्टी की रीति नीति, शुचिता, चाल चरित्र और चेहरे को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या बीजेपी को इसमें कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ इसी शैली के मजबूत पक्षधर नजर आते हैं और इसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आसान नहीं है रास्ता, बड़ी चुनौतियां हैं, कहीं विधायक खड़े हैं, कहीं सांसद खड़े हैं रास्ते में, कहीं मंत्री खड़े हैं और इनसे पार पाके उन्हें अनुशासन को सर्वोपरि रखना है। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या विधायक गोलू शुक्ला के बहाने बीजेपी अनुशासन पर सख्त कदम उठा रही है? बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को मजबूत करने से उसकी इमेज और बेहतर होगी और वो तथाकथित एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर पाएगी। क्या कांग्रेस का अनुशासनहीनता को लेकर बीजेपी पर यह आरोप सही है कि उसका डुअल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है? हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। जितेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, जिनकी आज चर्चा भी हुई है हेमंत खंडेलवाल जी से, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के अनेक पड़ावों के साक्षी जय नागरा भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कांग्रेस के अनुशासन को भी खूब करीब से देखा है और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और अमल को भी करीब से देखा। मनोज, सबसे पहला कमेंट आपका। हेमंत खंडेलवाल जी के आने के बाद अनुशासन की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई। पहले नहीं थी ऐसा कतई नहीं है, लेकिन वो ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो बीते 3-4 प्रदेश अध्यक्ष से अगर हम तुलना करें तो वो हेड ऑन करते हुए दिख रहे हैं। वो बार बार ये इशू सरफेस पर लेकर आ रहे हैं कि जो पार्टी के अनुशासन के साथ चलेगा उसके लिए आसानी और जो बीच का रास्ता छोड़ेगा उसके लिए मुश्किल। जी बिल्कुल सूरज जी, जब से हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बने इसमें कोई शक नहीं है कि चाल चरित्र, चेहरा और अनुशासन पर उन्होंने विशेष फोकस किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक बैठक में देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक थी जिसमें जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। तो मंच से वो कह रहे थे, हालांकि ये भीतर की बातें हैं लेकिन खबरें तो हमारे पास आ ही जाती, मंच से वो उनका अंदाज वही था कि सायरन वाली गाड़ियों के पीछे आप ना भागे, बल्कि चरित्र अपना ऐसा तैयार करें कि सायरन वाले आपको फोन करे, यानी कलेक्टर आपको खुद फोन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मनोज, सोचें कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या इसका ये भी आशय हम निकालें कि जो पार्टी का एक रैंक एंड फाइल है, यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं का एक समूह जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के भी कहीं उनके भी ऑरा में उलझ रहा है? देखिए, स्वाभाविक है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि जब सरकार, सत्ता और संगठन दोनों चलते हैं तो कई बार सत्ता का जो गुरूर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सत्ता की कुछ बुराइयां संगठन के भीतर भी आती है और वो बड़ी तेजी से दिखाई दी। इसीलिए तो गोलू शुक्ला का मामला सामने आया जिसमें अनुशासन की कार्रवाई तो नहीं कहेंगे लेकिन समझाइश, बड़ी नसीहत दी है। कल देर रात को उनको बुलाया, समझाई दी आनंद शर्मा और हेमंत खंडेलवाल जी ने। तो इसका मकसद भी यही है कि आप यदि परिवार का कोई व्यक्ति भी है, आप नहीं है, आपका परिवार भी यदि साथ काम कर रहा है तो जनता ये मानकर चलती है कि आपकी शह पर काम कर रहा, तो इससे बचना होगा। वो ये भी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही कि आप ये मत सोचिए कि आपको किसी व्यक्ति ने कोई पद दिया है, पार्टी आपको पद देती, तो इसलिए पार्टी को आपको महत्व देना होगा, चाल चरित्र, चेहरे को समझना होगा। तो बहुत बड़ा मैसेज आज की बैठक में भी है और गोलू शुक्ला को जो नसीहत दी है उसमें भी छिपा है। यानी उन्होंने ये भी कहा है कि नेताओं की गणेश परिक्रमा से पद नहीं मिलते हैं, पद संगठन देता है आपकी योग्यता और इन तमाम चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए। जय जी, मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन कांग्रेस का एक कमेंट बनता है क्योंकि अनुशासन उनके लिए भी एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी चुनौती है, क्योंकि कई बार सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंचकर फिसल जाती है कांग्रेस और कारण होता है अनुशासन का ना होना। जी जितेंद्र। शरद जी, सबसे बड़ी बात तो जो आपने भी कही, मनोज जी ने भी कही कि सत्ता का अहंकार जो है वो इन सब चीज़ों पर मजबूर करता है। और ये सब चीज़ें कब आती है? जब लंबे समय से आप सत्ता में बैठे रहें और अनुशासन कहीं ना कहीं फिसलने लगता है संगठन के हाथ से।
ये गोलू शुक्ला वाला पहला मामला नहीं, इसके पहले भी आपने देखा किस तरह से गोलू शुक्ला ने अभद्रता की थी जी। इसके पहले अभी आप सीहोर की घटना देखें, किस तरीके से एक हथियार लेकर के एक व्यक्ति वहां के पुजारी को धमका रहा था। इसके पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, चाहे नेता पुत्र हो, इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई ना होना गोलू शुक्ला के बेटे जैसे लोगों को बढ़ावा देता है। आज अगर कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र बल्ला लेकर के जब आगे आते हैं तभी कार्रवाई हो जाती, तो निश्चित तौर पर आज एक डर बैठता, आज एक अनुशासन संगठन के अंदर कायम होता। लेकिन यहाँ तो लंबे समय से सत्ता में है, सारी चीज़ें अपने हाथ में समझ रहे हैं, चाहे वो सत्ता के गलियारे हों या भगवान का दरबार हो, उन्हें कोई फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने में नहीं आई है, ये कथनी और करनी में अंतर है। आप ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर कितने मामले आए, कितनी लड़कियों ने आकर के शिकायत की, अपने पुरस्कार वापस करने का कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। टेनी मिश्रा के बेटे ने वहां पर किसानों को कुचल के मार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा नहीं लिया। ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि अनुशासन सेकेंडरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। उनको पद दिख रहा है, उसने अपने आदमियों को बचाने के लिए सारे प्रयास कर लिए जाते हैं, तभी आपने देखा कि आज एक नया मामला फिर सामने आया। अगर हेमंत खंडेलवाल जी इसमें सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन पर रोक लगेगी, और अगर गोलू शुक्ला के खिलाफ सिर्फ समझाइश की बात होती है, जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट में सुन रहा था कि परिजन बैठते हैं, बात करते हैं, तो आशीष जी के हिसाब से अगर है तो निश्चित तौर पर पुनः ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। और भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं, अनेकों सांसदों के वीडियो वायरल हुए। आपने देखा कैसे कैसे सड़कों पे वीडियो आए। ये बताता है कि आपको सार्वजनिक जीवन में रहने का भी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से आपका चरित्र का उदाहरण सामने आ रहे हैं, वो कम से कम राजनीतिक दल में रहने लायक तो मैं नहीं समझता हूं, जहां की आपकी सफेद पोशी, आपका अंदर और बाहर कथनी और करनी सारी एक से दिखाई देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में वहां दिखाई दे रहा है। सवाल बड़े हैं, निश्चित तौर पर आपने जो प्रश्न खड़े किए हैं, ये चुनौती हेमंत खंडेलवाल जी की भी होगी। और रही बात तो अंदर की, कई बार बातें इसी तरह कही जाती होंगी, लेकिन वहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से गोलू जी से ये कहा गया होगा कि अपने पुत्र को संभाल लीजिए, कृपया ऐसा ना करिए, ये अनर्थकारी, ये तो नहीं कहा गया होगा। जो भी कहा गया होगा एक चेतावनी के लहजे में ही कहा गया होगा। बहरहाल, लेकिन फिर भी ये भी इससे भी आगे आकर ये बताना ही होगा कि एक्शन तो एक्शन है, एक्शन लेना पड़ेगा और उसमें सबको समान रूप से बताना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती बीजेपी संगठन और उनके मुखिया के सामने। जय जी, एक छोटा कमेंट आपका, फिर मैं फाइनल उत्तर के लिए चलूंगा बहुत ही अनुभवी यशपाल जी की तरफ। जी, जितेंद्र जी ने एक जो बात बोली वो बहुत गहरी बात है। सत्ता के लंबे समय तक सत्ता में रहने के साथ में जो दिक्कतें आती हैं, वो चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो, ये बहुत स्वाभाविक सी बुराइयां हैं जो सत्ता के साथ आती हैं। और वही सत्ता का अहंकार आपको सारी चीजों से कहीं ना कहीं ऊपर लाने लगता है और वही पार्टी के लिए सिरदर्द होता है। ये अच्छी बात है कि हेमंत खंडेलवाल जी जब चुने गए थे तभी ये बातें आई थी कि उन्होंने सही दिशा में अपना काम किया है और ये पहला उदाहरण सामने आया है। ये बात सही है कि ये लगातार, ये पहली जब घटना होती तभी ये सख्ती से किया जाता, तो आज ये लगातार बढ़ती हुई और इससे पार्टी कहीं ना कहीं आत्मावलोकन कर रही है और उसको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही है। और कमोबेश यही काम कांग्रेस में भी हो रहा है। जब वो मैं से हम की बात कर रहे हैं तो वो कहीं अनुशासन की बात कर रहे हैं। क्या अनुशासन जरूरी है पार्टियों में भी, हर जगह? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यशपाल जी, एक चीज़ मैं दोहराता हूँ कई बार जब भी अनुशासन की बीजेपी की बात होती है, ये 1990 की बात है। पटवा जी की सरकार, विक्रम जी मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के बंगले जाते हैं, विवाद होता है और विवाद के बाद उनकी मंत्री जी से मुलाकात नहीं होती है। वो लौटते हैं दुखी होकर, पार्टी कार्यालय आते हैं, प्रदेश कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे मौजूद रहते हैं और आधे घंटे के भीतर विक्रम जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री पटवा जी बीजेपी कार्यालय होते हैं, मेल मिलाप होता है, कहा जाता है कि ऐसा मत करिए, सारी प्रक्रिया। ये बीजेपी वो है। तो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को भूलना नहीं है बीजेपी को। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। शरद जी, देखिए, एक तो मैं आपके इस चैनल पर अभी रिपोर्ट में आपने स्वयं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वह संगठन है जो बड़े से बड़े लोगों को अनुशासनहीनता को लेकर के पाठ पढ़ाता है, पाठ सिखाता है। उसका खामियाजा भी अगर बहुत ज्यादा गलत हुआ, तथ्यात्मक है, तर्कों के साथ है,
तो पार्टी उसको गंभीरता से लेती है। और जहां तक महाकाल मंदिर के प्रवेश को लेकर के जो घटनाक्रम सामने है, जिसको लेकर के आज आपने डिबेट का विषय बनाया है, तो देखिए नियम का पालन तो सबको करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहती कि हम सत्ता में है तो नियम तोड़ दिया जाए और नियम का पालन मत करो। अनुशासन में रहना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और ये मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोलू शुक्ला परिवार वर्षों से इंदौर से लेकर के उज्जैन तक कांवड़ यात्रा निकालते हैं और निकालते चले आ रहे हैं। कई बार वे आए हैं और मंदिर के अंदर कभी कांवड़ यात्रियों का और गोलू शुक्ला जी के परिवार के सदस्य का या स्वयं गोलू शुक्ला जी का कोई विवादित शरद जी नहीं हुआ है। और ये जो घटना घटित हुई लेकिन है, यशपाल जी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि देवास का घटनाक्रम, उसकी स्याही भी सूखी नहीं है अभी। जब बुलाकर अच्छे से समझाया गया था, एफआईआर की बात भी हो चली थी देवास में, और उसके बाद फिर ये घटनाक्रम। देखिए देवास वाली घटना को लेकर के गोलू शुक्ला जी के बेटे ने माफी भी मांगी है पुजारी जी के पास जाकर के। उन्होंने एक्सक्यूज किया, क्षमा प्रार्थना उन्होंने करी है। और अगर गलती होती शरद जी, अगर कोई माफी मांगता है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित संगठन है। हम तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस में क्या कभी अनुशासनहीनता और बड़े बड़े अपराध नहीं हुए क्या? तत्कालीन पूर्व विधायक के पुत्र जो स्वयं कांग्रेस के पद पर बैठे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े नगर से विधायक रहे हैं मुरली जी। क्या पार्टी ने एक्चुअली ट्रेन में बैठ करके शराब पी करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो विधायक सार्वजनिक हुए थे? क्या पार्टी ने उनसे सवाल जवाब किए? कि ऐसे कई उदाहरण है, मैं उसके गहराई में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैंने आज एक बाइट गोलू शुक्ला जी की सुनी है दिन में, जो शायद उन्होंने विधानसभा के परिसर में ही दी होगी, और मैं उन्हीं की वक्तव्य को यहाँ दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पुष्टि कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शिकायत जैसी कोई बात नहीं है, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुई है, कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। मंदिर प्रशासन समिति ने शरद जी जांच की बात कही है, जांच में अगर कुछ तथ्य आएगा तो जरूर उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि वर्षों से वे कांवड़ यात्रा लेकर के आ रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने निष्पक्ष अगर बुला करके बात भी की होगी तो हम तो अनुशासन के पुरोधा है शरद जी। हमने अनुशासन में रहने की, मर्यादा में रहने की बात निष्पक्ष करी होगी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे जो मीडिया प्रभारी है, उन्होंने सामंजस्य और परिवार की बात कही, आपने खुद उनकी बाइट सुनाई है अभी। गजब, आपने सारी बात भी कह दी, और क्या कह दिया ये भी समझने के लिए बहुत समझ लगानी पड़ी हमको, लेकिन कह भी आपने सब दिया। यशपाल जी, प्रणम में हैं आप, आपकी पत्रकारिता भी खूब खनकी इस वक्तव्य के पीछे। हाँ, ये भी शैली है बीजेपी की कि सारी बातें भी कह दी जाती है। मनोज, कैसे आगे बढ़ेंगे आगे? जैसे आज भी आपने 2-3 बातें जो चर्चा हुई बंसल न्यूज़ की हेमंत खंडेलवाल जी से, तो उन्होंने इशारों में या साफ शब्दों में ही सब कुछ कह दिया कि जो भी पद मिलेंगे वो पार्टी संगठन की योग्यता प्रमाणन की प्रक्रिया से गुजर कर मिलेंगे। ये इससे नहीं मिलेंगे कि आपको किसके करीब हो, आप किससे कितने निकट हो, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण कहना है कि आप बत्तीधारी जो नौकरशाही है उसके इर्द गिर्द भी परिक्रमा मत लगाइए, बल्कि आप ऐसे काम करिए कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरे। तो ये भी एक मैसेज दिया है कि बहुत उनके साथ गलबहियां करना भी कहीं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा कि हम शासन नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम संगठन है, और संगठन से ही सब बनता है। तो इसका मतलब ये कि संगठन तो सर्वोपरि। आप क्यों अपने आप को ऐसा समझते हैं कि सत्ता के पद की लोलुपता पे हम डूब जाएंगे तो ही हमें कोई सलाम करेगा? जरूरत नहीं, आप संगठन में काम तो करिए। हम जैसे लोग बैठे हैं, संगठन में आप बेहतर काम करेंगे तो बेहतर पद भी मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है शरद जी कि हर चीज़ का आकलन हो रहा है। इस समय देखा जा रहा है कि आपकी जिले में छवि कैसी है, आप काम किस तरह का कर रहे हैं। और यदि गोलू शुक्ला की बात करें या किसी अन्य विधायक, जैसा भिंड का अभी आपने देखा कि इस्तीफा देना पड़ा, तो ये उसके उदाहरण है कि अब ये सब नहीं चलेगा। पहले भी नहीं चलता था, लेकिन इस पर बड़ी तेजी से हेमंत खंडेलवाल काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये चीजें दिखाई भी देंगी। एक चीज और है कि कुछ जगह जहां से ऐसी खबरें आ रही है कि फलाने व्यक्ति का ज्यादा हस्तक्षेप हो गया है, तो बीजेपी एक नई तैयारी में भी है। आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि कुछ पर्यवेक्षक भी जाएंगे और वो नियुक्ति को लेकर अलग अलग सबका सामंजस्य जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नियुक्ति नहीं होगी, उसमें चरित्र भी देखा जाएगा। तो बहुत अलग लाइन पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में बढ़ने जा रही है। ये केंद्र से लेकर राज्य तक आपको दिखाई देगा, लेकिन निश्चित है कि अनुशासन में रहना भी होगा और उसका पालन भी करना पड़ेगा। कुछ सवाल जरूर है जिसके सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में बीजेपी को देना पड़ेगा। और इसके पीछे एक ऐसा चौकस मातृ पितृ संगठन है, ये बात भी हम दोहराते हैं कई बार, जिसका नाम आरएसएस है।
और वो समय रहते सीटी बजा देता है। जागते रहो, सावधान हो जाओ, सत्ता में समयावधि बढ़ने के साथ मदहोशी आती है, जाग जाओ। ये संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जय जी, आज अगर परसाई जी होते या शरद जोशी होते तो एक बड़ा अच्छा व्यंग आता सामने कि प्रभु तक पहुंचने का अधिकार महत्वपूर्ण लोगों को सबसे अधिक है। आम जनता तो बेचारी कतार में खड़ी रहती है, खड़ी रहेगी, उसको आदत है। तो आप तो ऐसा करिए कि फिर गर्भगृह में जाने की अनुमति प्रदान कर दें, जिससे हमारे ताकत संपन्न जो महाप्रभु हैं, नाना प्रकार की पार्टियों के, नाना प्रकार के शक्ति संपन्न लोग, वो जा सकें। ये तो हुई खैर एक व्यंग विनोद की बात। लेकिन राजनेताओं को ये अनुशासन अपने भीतर, राजनेताओं को ही नहीं, किसी भी पार्टी के, बल्कि और ताकतवर लोगों को जो ये सोचते हैं कि उनका कॉपीराइट है किसी मंदिर में जाना या कहीं भी जाना, स्टेडियम में मैच देखने जाना, तो सबसे आगे की पंक्ति तक पहुंचना। जी शरद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बात ये केवल पार्टियों तक सीमित नहीं है, वो सारी चीजों में हम भी केंद्र में आते हैं। जो पत्रकार है, जहां भी पावर किसी भी तरह का आता है, वो एक अहंकार आता है। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस संस्थान में पहले लंबे समय तक काम किया, वहां पर जो मेरे को परिचय पत्र मिलता था, उसके पीछे बहुत स्पष्ट लिखा रहता था, यह परिचय पत्र आपके अविनयी होने का अधिकार पत्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया संस्थान इस बात को लेके गंभीरता से देखते हैं कि जहां थोड़ा सा भी पावर आया, आप किस तरह से उसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है बीजेपी यदि ये कर रही है तो एक बड़ी चूक शायद उससे हो रही है, जिसको वह अभी भी सुधार सकती है। देखिए, आज ही कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक विजय शाह वाला मामला चल रहा है, जिसको लेकर के न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में वो हुआ, और बीजेपी इस मामले में जो स्टैंड नहीं ले पाई, मुझे लगता है कि वो एक इससे बड़ा मैसेज वहां जाएगा। यदि वो अपने एक मंत्री, ताकतवर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वहां आकर के फिर कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी के दोहरे मापदंड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर लेने की जरूरत है। वो ये कह करके कि हाईकोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, तो मुझे लगता है पार्टी का भी अपना स्टैंड होना चाहिए। जी, और उससे एक तगड़ा मैसेज भी देश भर में जाएगा। जी जितेंद्र शरद जी, बहुत अच्छी बात की जय रागड़ा जी ने, लेकिन यशपाल सिसोदिया जी के पास बहुत अनुभव है, सब तरह का अनुभव है। पत्रकारिता की बात करें या सत्ता के विधायक रहने का भी अनुभव है। बड़ी सफाई के साथ उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारने का काम किया है। मैं ये उम्मीद यशपाल जी जैसे प्रवक्ताओं से नहीं करता। अगर मान लीजिए गोलू शुक्ला के बयान को आप उदाहरण के रूप में पेश करते, नहीं, आपका वक्तव्य आना चाहिए था और इसका खंडन होना चाहिए था, चूंकि आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अगर कोई नया प्रवक्ता बैठा होता तो मैं इस बात को नहीं कहता। मेरा ये कहना है कि आरोप के जवाब में आरोप लेकिन जितेंद्र जी, उन्होंने कुछ सवाल आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर भी खड़े किए, तो जवाब आप जब उत्तर मांग रहे हैं तो उत्तर आपके पास भी होना चाहिए। बिल्कुल शरद जी, मेरा ये कहना है कि आरोप के जवाब में आरोप शोभा नहीं देता। आप अपना पक्ष रखिए, आपने क्या कार्रवाई की। मैंने 1 दर्जन लोगों के नाम लिए, ब्रजभूषण सिंह से लेकर टेनी मिश्रा तक, और अब नया उदाहरण गोलू शुक्ला तक। इनके बयान तो ये अपने आप को बचाने के लिए देंगे, लेकिन आप संगठन के लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब सुनिए हमारी बात। हमारा संगठन वो संगठन था यशपाल जी कि एक बार गांधी जी की रैली में एक बुढ़िया के जब उन्होंने सोने जेवर मांगे थे तो एक पोटली में लेके गई थी, और वहाँ भीड़ में और भगदड़ में उसके हाथ से पोटली उसने किसी को दे दी थी। जब बाद में पूछा गया कि वो पोटली कहाँ है, तो उन्होंने कहा गांधी जी के कार्यकर्ता के हाथ में पोटली दी है, जगह पर पहुंचेगी, और वो पहुंची। अब कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कुछ कमियां रह गई, तभी हम सत्ता से बाहर थे। लेकिन उनको सुधारने की दिशा में जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, कितना भी बड़ा नेता हो अगर अनुशासनहीनता करता है, आपने देखा पार्टी से बाहर करने में 2 मिनट लगते। इसका उदाहरण अभी इस महीने भर में भी आपके अब मैं बता दूं आपको कि अब ये है कि अब जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें आपने देखा 3 उपचुनाव अगर कोई आपके सत्ता में रहते हुए करीब पहुंचता है तो उसके पीछे ये यशपाल जी जवाब दीजिए। कुछ सवाल खड़े किए हैं कि और सख्त होने की बहुत मजबूत जरूरत है और दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी इनका एलिगेशन है। जी शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि है और भारतीय जनता पार्टी का यदि संगठन है, तो सरकार और संगठन का हमारा जो समन्वय और तालमेल है अद्वितीय है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में हम अनुशासनहीनता को बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी
आरोप लगने वाले व्यक्ति के ऊपर या जिस पर आरोप सिद्ध होता है, हमने अभी देखिए बीडी शर्मा जी के कार्यकाल में कितने ही लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारियों को, अगर उन्होंने कोई अनुशासनहीनता की और ऐसा काम कर दिया है जिसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, हमने एक क्षण नहीं करी जितेंद्र जी। दर्जनों लोगों को अभी पिछले 1 वर्ष में शोकाज नोटिस देने के साथ साथ निलंबन के साथ साथ पार्टी से हटाने का काम भी हमने किया है। आप तो इंदौर के जो पार्षद अभी गुमशुदगी में थे और जो डकैत के नाम से विख्यात और कुख्यात हो रहे हैं, उनको क्या कांग्रेस पार्टी ने शोकाज नोटिस दिया है क्या? इतना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। इंदौर शर्मसार हो गया है जितेंद्र जी, और आपकी पार्टी को शर्म नहीं आ रही है कि किसी प्रकार से उनको शोकाज नोटिस तक नहीं दे, उनको तलब तक कर रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई के विधायक ने अगर कुछ किया, उसके परिवार के सदस्य कुछ किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको तलब तो किया है, बैठे तो हैं, विजुअल तो सामने आ रहे हैं, उनको सबक तो सिखाने का काम किया है। आपके तो पार्षद का उपनाम ही डकैत है, और उस उपनाम वाले डकैत को आप उपकृत कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। 10 सेकंड जितेंद्र, आज का उदाहरण 10 सेकंड। शरद जी, सारे लोगों को शोकाज नोटिस दिया जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक मंत्री रहते हुए आपके कहीं ना कहीं पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार का फेलियर है कि नहीं है? उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट पर ये मामला विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट अब ये कोर्ट के पाले में है, आने दीजिए निर्णय, आने दीजिए निर्णय। चलिए, मेरे पास वक्त नहीं है, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। एक 70 या 80 के दशक की फिल्म है, मेरे ख्याल से काका यानी राजेश खन्ना साहब थे उसमें। मनोज जी की भी मालूमात अच्छी है और यशपाल जी ने भी हामी भर के कहा है जी। और उस फिल्म का एक बड़ा सुंदर सांकेतिक गीत था, या तो राजनीतिक दल उसको स्वीकार कर लें कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप न किया हो, जो पापी ना हो, या तो ये कहिए, आइए बिठाइए संबंधित मंत्री हों, संबंधित सांसद हों, उनसे कहिए कि ये नैतिकता का प्रश्न हमने इन्हीं पर छोड़ दिया है और ये नहीं कर सकते, राजनीतिक तौर पर कठिन है। तो एक सुझाव और है कि आप उनके क्षेत्र में रेफरेंडम करा दीजिए, जनादेश ले लीजिए उस मुद्दे पर। अगर उस क्षेत्र के सर्वाधिक मतदाता ये राय देते हैं कि इनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है, कोई तो ऐसी व्यवस्था करिए। लोगों के मन में ये संदेश बार बार क्यों अटकता है कि हमारे राजनेता या हमारे माननीय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का दूसरा पक्ष भी हमने देखा है। आप बेहतरीन लोग हैं, आप जनता के लिए समर्पित हैं, आपके यहाँ 200-250 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, पैसे जेब में हो ना हो, आपकी चमक दमक से सबसे ज़्यादा ईर्ष्या आपकी पार्टी के अंदर ही लोग रखते हैं। आप पहले अंदर लड़ते हैं, फिर बाहर लड़ते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे राजनेता या हमारे माननीय उनके भीतर कुछ अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको और अच्छा बनाएंगी। कृपया इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। नमस्कार।